हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 का एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर आपके सामने लेके आए हैं और ये जो सैम्पल पेपर होगा ये इंग्लिश ओलंपियाड का है। सबसे पहले तो हम लोग पैटर्न और मार्किंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चंस समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो पैटर्न आपके पास होने वाला है पेपर का वो क्या होगा। तो वर्ड और स्ट्रक्चर नॉलेज से रिलेटेड आपसे 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब सबसे बड़ा सेक्शन आपका यही होने वाला है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। रीडिंग में आपको पैसेज दिया रहेगा, 10 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन के 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अचीवर सेक्शन के भी 5 क्वेश्चंस हैं, थोड़े से टफ होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 आवर आपको टोटल मिलेगा। ऑफलाइन पेपर है और टोटल क्वेश्चंस होंगे 50। ठीक है, तो यहाँ पर अब सिलेबस देखिए दिया गया है, सिलेबस पहले से देख लेते हैं। तो सेक्शन 1 में आप देख सकते हैं बेसिक ग्रामर दी गई है, स्पेलिंग, कोलोकेशंस, ठीक है, वर्ड रिलेटेड टू ट्रैवल, लोकेशन, एक्टिविटीज, ये बेसिक सी चीजें दी गई। मतलब सारा आपको ग्रामर यहाँ पर पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है ग्रामर से रिलेटेड। सेक्शन 2 में देखिए क्या कहा गया, सर्च फॉर रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट टाइप्स, न्यूज स्टोरीज, ब्रोशर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो पूछी जाएंगी आपसे। सेक्शन 3 देखिए क्या कह रहा है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन बेस्ड वेरिएशन इन फंक्शंस लाइक रिक्वेस्टिंग एंड रिफ्यूजिंग, अपॉलॉजीज, स्टेटिंग ऑफ प्रेफरेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर आपसे सिचुएशन बेस्ड चीज़ें पूछी जाएंगी, उससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया होगा, आपको आंसर करना होगा। अब बाकी जो आप सेक्शन 1, 2, 3 में देख रहे हैं उसी से रिलेटेड थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे जो आपको हॉट से पूछे जाएंगे सेक्शन 4 में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेसिक अभी ग्रामर ही रहेगी इसमें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया चूज द सुटेबल वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, आपको सुटेबल वर्ड को भरना है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, समवन हु इंटरप्रेट्स इज एन डैश। अब देखिए कोई भी अगर इंटरप्रेट करता है तो उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, और मेरी लैंग्वेज मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रही है, तो एक मिडिल मैन होगा जो मेरी लैंग्वेज को समझेगा और फिर ट्रांसलेट करके आपको समझा देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, मेरी लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर दिया। ठीक है, तो इंटरप्रेटर यही होता है। मैनी डायमंड माइंस आर डैश इन साउथ अफ्रीका। अब डायमंड माइंस आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका जो है वो डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, डायमंड माइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो डायमंड माइंस क्या है, सिचुएशन बिल्कुल गलत है, सिचुएट भी गलत है, सिचुएटेड यहाँ पर सही हो जाएगा। आप केवल ये काम करिएगा, एक एक करके सारे वर्ड्स को अप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है वही इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में सही होता है। अगला देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। डिड यू इनवाइट हर टू दी पार्टी। अब देखिए रवि और राहुल के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। रवि ने क्या पूछा, डिड यू इनवाइट हर टू दी पार्टी। तो राहुल ने क्या बताया, वेल बीइंग इनवाइटेड इज वन थिंग, डैश इनवाइटिंग वन सेल्फ इज अनदर। अब देखिए यहाँ पर राहुल क्या बता रहा है, राहुल भी रवि को कुछ बता रहा है, लेकिन आपको बताना है कि क्या चीज़ इसमें डैश में भरी जाए। ठीक है, तो डैश में क्या भरा जाएगा, तो वेल, जैसे उसने रवि ने क्या पूछा, डिड यू इनवाइट हर टू दी पार्टी, तो राहुल क्या कह रहा है, वेल बीइंग इनवाइटेड इज वन थिंग, पहले अला लगाइए, हु एवर इन्वाइटिंग वन सेल्फ इज अनदर, गलत है, वेयर एज इन्वाइटिंग वन सेल्फ इज अनदर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर अगर वेयर एज लगा दिया जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको फिर से पढ़ के देखिए, वेल बीइंग इनवाइटेड इज वन थिंग वेयर एज इन्वाइटिंग वन सेल्फ इज अनदर। मतलब यहाँ पर ऐसे दो लोगों के बीच में बात हो रही है कि रवि ने किसी को बुलाया है और वो मतलब पूछ रहा है रवि राहुल से कि क्या तुमने उसको बुलाया था, उस लड़की को। तो राहुल बता रहा है क्या कि बुलाना तो अलग चीज़ होती है, जैसे बीइंग इनवाइटेड इज़ वन थिंग, मतलब जो आप किसी को इनवाइट करते हैं वो अलग चीज़ होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए ही चले आते हैं, अपने को खुद ही बुलावा दे लेते हैं। ठीक है, मतलब खुद ही अपने को इनवाइट कर लेते हैं, तो वही बात यहाँ पर हो रही है, तो वेयर एज यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, इन विच सेंटेंस इज द वर्ड टू करेक्टली यूज्ड। देखिए यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस दिए हैं और चारों में आप देखेंगे तो टू शब्द यूज किया गया है, टू वर्ड को यूज किया गया है। यही पूछा गया है कि टू वर्ड जो है वो कहाँ पर करेक्टली यूज हुआ है। देखिए पहले में क्या कहा गया, दिस वाटरमेलन इज टू हैवी, ये टू डबल ओ वाला होगा,
टू मतलब बहुत हैवी है। होल्ड इट विद टू हैंड्स, अब यहाँ पर टू डब्ल्यू वाला दो हाथ की बात हो रही है, किसी चीज को पकड़ना है दोनों हाथों से पकड़ना है। इट्स वेरी स्लिपरी टू, यहाँ पर भी TOO होगा, ठीक है। वेल हैंड इट टू मी, हैंड इट टू मी ये बिल्कुल सही है, हैंड इट टू मी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस रीडिंग के दिए हुए हैं, पैसेज दिया गया है, तो पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा गया है देयर इज ऑलवेज समवन वर्स ऑफ देन यू, ठीक है, देयर इज ऑलवेज समवन वर्स ऑफ देन यू। वंस अपॉन अ टाइम द रैबिट्स ऑफ जिम कॉर्बेट were so terrorized by some animals they did not know where to go. As soon as they saw a single animal approach them, off they used to run. One day they saw a troop of wild horses stampeding about, and in quite a panic all the rabbits scuttled off to lake close by, determined to drown themselves rather than live in a continual state of fear. But just as they got near the bank of a lake, a troop of frogs, frightened in their turn by approach of the rabbit, scuttled off and jumped into the river. Truly, said one of the rabbits, things are not so bad as they seem. There is always someone worse off than you. देखिए कितना अच्छा पैसेज दिया गया है, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो एक बार और इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ जंगल की बात हो रही है और रैबिट जो कन्वर्सेशन कर रहा है अपने बाकियों के साथ में, बाकियों के रैबिट्स के साथ में, वही यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहा गया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रैबिट वांटेड टू ड्राउन देमसेल्फ बिकॉज दे, ठीक है। अब देखिए वो अपने आप को, रैबिट जो है वो क्यों अपने आप को पानी में डुबाना चाहते हैं, लेक में क्यों डूबना चाहते हैं, डूब के मर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर हर एक जानवर क्या कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उन लोगों को लग रहा था, ठीक है। तो वो डर में थे, तो वो डर में जिंदा नहीं रहना चाहते, तो दे डिड नॉट लाइक लिविंग इन फियर, ये इसमें सही हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रैबिट्स रैन अवे फ्रॉम अदर एनिमल बिकॉज दे। अब देखिए रैबिट जो है वो दूर भागते हैं बाकी एनिमल से, ऐसा क्यों है? बिकॉज दे वर स्केयर्ड ऑफ बीइंग स्टेप्ड ऑन, ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं वो उनके ऊपर चढ़ ना जाए, उनको दबा ना दें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दोनों चीजें आपको पैसेज से ही मिल जाएंगी। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, यहाँ पर देखिए कुछ बातें हो रही हैं कुछ लोगों के बीच में, अब आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, सेंटेंस 1, गॉड वांटेड द पीपल ही हैड क्रिएटेड टू हैव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। गॉड वांटेड द पीपल ही हैड क्रिएटेड टू हैव अ हैप्पी लाइफ। सेंटेंस 2 क्या हो सकता है, पूछा गया है, वाटर एयर एंड सनलाइट वर देयरफॉर गिवन इन अबंडेंस, ठीक। अब देखिए सेंटेंस 2 में आप लगाने की कोशिश करिए, पहला, दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू ब्लेस द अर्थ विद रिचेस, ठीक। तो देखिए फिर से पढ़िए, गॉड वांटेड द पीपल ही हैड क्रिएटेड टू हैव अ हैप्पी लाइफ, ठीक। इसके बाद क्या कहा गया, दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड, देखिए इसके बाद तुरंत लग रहा है दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड, दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू ब्लेस द अर्थ विद रिचेस, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ए ऑप्शन सीधे फिट बैठ रहा है, तो हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, यही आंसर इसमें सही हो जाएगा। सेंटेंस 1 8th क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। अब देखिए एंशिएंट टाइम की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स इंडियंस हैव वर्शिप्ड प्लांट्स एंड ट्रीज, तो इंडियंस ने एंशिएंट टाइम से ही प्लांट्स और ट्रीज को वर्शिप किया है। सेंटेंस 2 क्या होगा पूछा गया है, और सेंटेंस 3 देखिए क्या कह रहा है, इसी में आगे कंटिन्यू किया गया है, वाइल मॉडर्न मैन ऑफन वर्क्स टू कनकर नेचर एंशिएंट इंडियन वर्शिप्ड हर, ठीक है। अगर आप मॉडर्न मैन की बात करेंगे तो वो क्या कर रहा है, नेचर को ख़त्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, कनकर कर रहा है। लेकिन जो एंशिएंट इंडियंस थे वो क्या करते थे, वर्शिप करते थे। आपको ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में शायद थोड़ा सा ना पता हो, तो ऋग्वेदिक सोसाइटी जो थी वो हमारे नेचर को ही मतलब भगवान मानती थी और उनकी पूजा करते थे। हालांकि अभी भी होता है ये, लेकिन अब क्या देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा नेचर को ही डिप्लीट कर रहे हैं, नेचर को ही ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। तो उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करना है, तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग जो पहले किए थे, कि तीनों स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट लगा के।
तो इसमें कहा गया था फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स इंडियंस हैव वर्शिप्ड प्लांट एंड ट्रीज, ठीक है। दे रिगार्डेड ऑल फ्लोरा एंड फौना एज सेक्रेड, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कि सारे फ्लोरा फौना को क्या माना जाता था, सेक्रेड माना था। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, फौना फौना का मतलब होता है एनिमल्स, इनको क्या माना जाता था, सेक्रेड माना जाता था, ठीक। तो आसानी से मैच हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्वेश्चन में क्या कहा गया, फिर से वही है कि फिर इन द ब्लैंक से आसानी से हो सकता है क्वेश्चन। द न्यू इंजीनियर, ठीक है, एक नया इंजीनियर है, हैज डैश क्वालिफिकेशंस बट ओनली अ फ्यू मंथ एक्सपीरियंस, ठीक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक नया इंजीनियर है, उसके पास कुछ क्वालिफिकेशंस है, तो डैश क्वालिफिकेशंस है उसके पास, तो इट हैज प्लेंटी ऑफ क्वालिफिकेशन, प्लेंटीफुल ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं होगा, प्लेंटी क्वालिफिकेशन नहीं होगा, लॉट देन क्वालिफिकेशन नहीं होगा, प्लेंटी ऑफ क्वालिफिकेशन होगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है। द टीचर अप्रूव्ड हर प्रोजेक्ट आफ्टर शी हैड डैश इट, ठीक है, आफ्टर शी हैड फाइन ट्यून्ड इट, ठीक है। तो टीचर ने क्या किया, प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, लेकिन कब किया, जब उसने अपने प्रोजेक्ट को फाइन ट्यून कर दिया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप अगर थोड़ा सा मतलब माइंड यूज़ करेंगे अच्छे से तो हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं रहता है, बेसिक ग्रामर रहती है। अगर ना भी क्वेश्चन समझ में आए तो आप केवल स्टेटमेंट पढ़ के ही क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो बिल्कुल करने की कोशिश करिएगा, सभी को गुड लक जो भी पेपर दे रहा है, ठीक है। तो अच्छे से पेपर करिएगा और आपके कितने नंबर आए पेपर में जब आप आते हैं सॉल्व करिएगा तो ज़रूर बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे MCQs हैं, सैम्पल पेपर्स हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।